हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले मॉडल सेट 72 तक देख लेते हैं, आज 73 से देखते हैं। देखिए पहला है 73 का क्वेश्चन, पहला नंबर प्रतिध्वनि जिसको इको बोलते हैं, ये सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर या 16.7 मीटर। ये दोनों याद रखेंगे, 17 मीटर या 16.7 मीटर। ये पिछले सेट में हो गया था। देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर या 16.7 मीटर होनी चाहिए। आगे पारा किस ताप पर जमता है? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए पारा है ये -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। कब जमेगा? -39 डिग्री सेल्सियस पे, -39 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। कौन? पारा। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जमेगा? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे, यानी -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमेगा। उसी तरह है नीचे अल्कोहल। अल्कोहल क्या होगा? ये -115 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। कितने पे जमेगा? -115 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। कौन? अल्कोहल। अल्कोहल -115 यानी 115 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा ये अल्कोहल, और -39 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा पारा। -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है और -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमेगा। आगे है ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो ये चालन विधि से होता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ठोस माध्यम में ऊष्मा का जो संचरण होता है किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। द्रव्य एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वायुमंडलीय किस विधि द्वारा गर्म होता है? ये संवहन विधि द्वारा होता है। देखिए जब द्रव्य और गैस में संवहन विधि होगा तो वायुमंडल भी क्या है? गैस से बना हुआ है, इसलिए यहाँ भी संवहन विधि होगा। तो इससे रिलेट करके हम ये याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ हो गया, ठोस में चालन विधि, द्रव्य एवं गैस में संवहन विधि, वायुमंडल में ये संवहन विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ये तीनों याद रखेंगे। ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। द्रव्य एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। और वायुमंडल में किस विधि द्वारा गर्म होता है? वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होता है। देखिए आगे है कोबाल्ट 60। देखिए ये कोबाल्ट 60 है। आमतौर पर विकिरण चिकित्सिका में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करता है? देखिए ये गामा किरण, गामा रे उत्पन्न करता है। ठीक है, ये गामा किरण से हमारे ये कैंसर का इलाज भी होता है। देखिए ये गामा इससे जो गामा रे निकलेगा एकदम कम निकलेगा, ठीक है, और पतला निकलेगा। ये जो हानिकारक नहीं होता है, जिससे हमारा कैंसर का इलाज होता है। कौन? क्वाल्ट 16। क्वाल्ट 60 से 60 नहीं, क्वाल्ट 60 यानी क्वाल्ट 60 किस क्या निकलता है? इससे गामा किरण निकलता है, और इससे क्या इलाज होता है? कैंसर का इलाज किया जाता है। देखिए आगे है पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे काम आधारित है? देखिए यहाँ पे एंडोस्कोपी के बारे में बताया है, और एक किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। एंडोस्कोपी से हम पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों को
अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के जो अन्वेक्षण है उसके लिए ये एंडोस्कोपी तकनीक का प्रयोग करते हैं। देखिए, पेट और शरीर के अंदर की भाग को देखना है तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा, तो हम एंडोस्कोपी से देख सकते हैं। तो इसे हम याद रखेंगे, एंडोस्कोपी मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इससे भी सेंस आता है, पेट के अंदर और शरीर के अंदर वाली भाग को देखेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये एंडोस्कोपी काम करेगा। आगे है, तेज़ी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन, यानी दोलन मतलब स्विंग होना किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो ये बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पे काम करेगा। यहाँ पे है, तेज़ी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पे काम करेगा। आगे है, बेरियम एक उपर्युक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है, क्योंकि बोरियम एक्स किरणें का यह अच्छा अवशोषक है और इससे भी चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। देखिए, बेरियम एक उपर्युक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण में पूर्व क्यों खिलाया जाता है। जब हमारा एक्सरे होता है तो उससे पहले हम बेरियम खिलाते हैं, ठीक है। जब एक्सरे किया जाता है उसके पहले हम क्या करते हैं, बेरियम खिलाते हैं, ताकि ये है एक अच्छा अवशोषक है, ठीक है। एक्स किरण का जो है ये अच्छा अवशोषक है और इसके चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखाई देने में सहायता करता है, इसलिए हम बेरियम को खाते हैं। आगे है, धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पे है, तो अपकेंद्री बल। देखिए, धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पे, तो अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल। अपकेंद्री बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल। ये अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या करेगा, देखिए ये जैसे हो गया हमारा, तो ये अंदर से बाहर की ओर ये करेगा। बल कहाँ लगेगा, अंदर से बाहर की ओर। इसमें बल किधर से लगेगा, अंदर से बाहर की ओर बल लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। तो बल वृत्त के केंद्र की बाहर की ओर लगेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल। और जब वहीं बल बाहर से अंदर की ओर लगेगा तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। इसको अभी केंद्रीय बल कहते हैं, इससे सेंस आया अंदर की ओर, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी बल बाहर की ओर लगेगा, इसको अपकेंद्रीय बल, ठीक है। जैसे यहाँ पे कपड़ा सुखाना हो गया, दूध से मक्खन इत्यादि को ये किससे करते हैं, तो ये अपकेंद्रीय बल द्वारा करते हैं। देखिए, आगे है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए, पेरिस्कोप भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। ऊपर हम पढ़े थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही कार्य करता है। इसके पहले पढ़े थे हम, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों को अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। कौन, एंडोस्कोपी। ये है पेरिस्कोप, ये दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करेगा। एंडोस्कोपी इसके पीछे पढ़े थे, एंडोस्कोपी, और ये है पेरिस्कोप, ये किस पे काम करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करेगा। आगे है, एक बर्तन पानी से भरा है, ठीक है, और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा पानी के सतह के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। क्या होगा जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलने लगेगा, तो पानी का तल अपवर्तित रहता है, क्योंकि 1/10 भाग ही पानी में तैरता है। और इसे हम ध्यान में रखेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, 1/10 भाग मतलब तैरता है, यानी 10 में 1 भाग ऊपर आता है। और एक इससे याद रखेंगे कि 1/10 सेकेंड ध्वनि का हमारे कानों पर प्रभाव रहता है। कितने देर तक, 1/10 सेकेंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों तक। कितना रहता है, 1/10 सेकेंड। इसे रिलेट करके याद रखेंगे। और अगर बर्फ़ का टुकड़ा पानी में कितना तैरेगा, 1/10, और ये बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो पानी का जो तल है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है।
आगे अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय यात्री का भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए शून्य हो जाएगा। देखिए मॉडल सेट 74 देख लेते हैं। पहला है फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। देखिए फोटोग्राफी का जो भी कैमरा है, जो अंदर की सतह है उसको काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। ये तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि पूर्ण फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला क्यों किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बचने के लिए। आगे है अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों को अभिलेखन, यानी अभिलेखन मतलब होता है रिकॉर्डिंग, पर आधारित है। देखिए जो अभी अल्ट्रासाउंड है ये तकनीक है अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों को अभिलेखन या रिकॉर्डिंग पर आधारित है। इसको यहाँ से याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है अल्ट्रासाउंड। आगे है प्रकाश विद्युतशील कार्य करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश विद्युतशील का कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। जैसे सोलर प्लांट, जैसे सोलर सेल हो गया, क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। आगे है उस ग्रह का नाम बताए जो पश्चिम में उदय होता है। शुक्र है। ये जो ग्रह है इसको भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी, ये शुक्र है, ठीक है, चमकीला ग्रह शुक्र। उस ग्रह ये पश्चिम में उदय होता है, ठीक है। आगे हमारी पृथ्वी की चंद्रमा आकार एवं घनत्व के समान कौन ग्रह है? शुक्र है। देखिए हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की भगनी या वाहिनी भी बोलते हैं, ठीक है। शुक्र, इसको भोर का तारा भी बोलते हैं, ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। देखिए आगे है विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो, इसलिए क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा भरी जाती है, क्योंकि तंतु का जो वाष्पन हो उससे बचा जा सके। आगे है भारी मशीनों में संनेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं और D2O का भी, भारी जल का भी यूज करते हैं। किसके लिए? संनेहक के लिए। भारी मशीनों में संनेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ज़्यादातर ग्रेफाइट का यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन D2O का भी यूज करते हैं। आगे ध्रुव तारा किस तारामंडल में है? उसका नाम है उर्सा माइनर। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है? उर्सा माइनर। देखिए उर्सा माइनर में ही ध्रुव तारा है। उर्सा माइनर क्या है? तारामंडल है, इसी में ध्रुव तारा है। आगे हमारा सूर्य कैसा तारा है? तो एक माध्यम आकारी तारा है। क्या है? माध्यम आकारी तारा। हमारा सूर्य कैसा तारा है? तो ये माध्यम आकारी तारा है। आगे समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? सोनार है। समुद्र में जो डूबी वस्तु है उसको पता लगाने के लिए जो हम उपकरण का यूज करते हैं वो क्या है? सोनार है। आगे है रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे यानी जिसको स्लीपर बोलते हैं क्यों बिछाया जाता है? क्योंकि रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न जो दाब है उसको घटाया जा सके। रेल पटरियों के जो नीचे लकड़ी के पटरे जिसको स्लीपर बोलते हैं वो इसलिए बिछाया जाता है ताकि रेलगाड़ी द्वारा उत्पन्न जो दाब है उसको क्या किया जा सके? कम किया जा सके। देखिए आगे कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का जो साधन है वो क्या है? सौर सेल। क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह तो हमारा सौर पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है, वायुमंडल से दूर चला जाता है और वो सौर सेल यानी सूर्य से नज़दीक होता है, इसलिए सौर सेल। वहाँ पे विद्युत, ऐसे याद रख सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? सौर सेल है। आगे है वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाले धूमकेतु का नाम क्या है? ये हेली धूमकेतु है। क्या है? हेली धूमकेतु। ये लगभग 76 साल बाद दिखाई देता है। कौन? हेली धूमकेतु लगभग
76 साल बाद दिखाई देता है। पिछला दिखाई दिया था 1910 में, उसके बाद से दिखाई दिया था 1986 में, और अगला जो दिखाई देगा 1962 में दिखाई देगा। ठीक है, ये लगभग 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये 1910 में दिखाई दिया था, उसके बाद 1986 में दिखाई दिया था, अगला ये 2062 में दिखाई देगा। नाम क्या है? हेली धूमकेतु, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। हेली धूमकेतु जो प्रायः 76 साल वर्ष बाद दिखाई देता है, हेली धूमकेतु। आगे है, सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अल्फा सेंचुरी। सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा है अल्फा सेंचुरी। आगे है, जिस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी में सौरमंडल है उसका नाम है आकाशगंगा, यानी हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, आकाशगंगा इंग्लिश में मिल्की वे। जिस मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं, गैलेक्सी का अर्थ मंदाकिनी। ठीक है, जिस गैलेक्सी में यानी मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं, जिस गैलेक्सी में सौरमंडल है उसका नाम है आकाशगंगा यानी मिल्की वे। मॉडल सेट 75 देख लेते हैं। 75 का पहला है, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष, यानी 4.2 वर्ष लगता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को आने में 8 मिनट 16 सेकेंड, याद रखेंगे। आगे है, खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अब इसके बारे में देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष ये है खगोलीय, ये दूरी की मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक जिसको लाइट ईयर भी बोलते हैं। एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, कितना? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो लाइट ईयर हो गया। और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी दूरी का ही मात्रक है। इसका 1.495 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, सॉरी 11 मीटर होता है, 11 मीटर होता है। और 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सब क्या है? दूरी का मात्रक है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुने 10⁻11 मीटर। और 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। देखिए आगे है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु है यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। ये पृथ्वी की आयु है। देखिए पृथ्वी की आयु हम किससे करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। वहीं अगर जीवाश्म पूछेगा तो कार्बन 14, जीवाश्म पूछेगा तो कार्बन 14 जीवाश्म की आयु निकालते हैं। ठीक है, कार्बन 14 से जीवाश्म की आयु निकालते हैं, और पृथ्वी की आयु निकालने के यूरेनियम डेटिंग का यूज़ करते हैं। आगे है, जीवाश्म की आयु यहाँ पे दे दिया है रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा, जिसको कार्बन 14 से हम निकालते हैं, इसी को बोलते हैं कार्बन 14। आगे है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। जो हमारा विद्युत बल्ब है इसका जो फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। ये तो डायरेक्ट याद रखेंगे। आगे है, एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि अति तापन के कारण बिजली का वायरिंग खराब हो जाता है। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाता है क्योंकि अति तापन के कारण बिजली का वायरिंग खराब हो जाता है। ये आगे है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? देखिए विद्युत परिपथ में एक फ्यूज लगाते हैं, इसी का कार्य है। तो ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग कर देता है। क्या? फ्यूज। आगे समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है फैदोमीटर। और एक फैदोमीटर बराबर कितना होता है? एक फैदोमीटर बराबर होता है 6 फीट। कितना? 6 फीट होता है। एक फैदोमीटर बराबर कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। एक माइल बराबर कितना होता है?
1.6 किलोमीटर होता है। ये कहाँ होता है? जब धरती पे नापते हैं 1 माइल, और जब समुद्र की दूरी मापते हैं तो 1 नॉटिकल मील में नापते हैं। इसका होता है 1.8 किलोमीटर, ठीक है। और ये फैथोमीटर 6 फीट होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए फैथोमीटर, और समुद्र की दूरी नापने के लिए ये होता है नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, और फैथोमीटर 6 फीट होता है, ठीक है। आगे है वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंब को अभिलेखन की तकनीक है हेलोग्राफी। आगे विद्युत परिपथ में संधारित्र यानी कंडेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु ये कंडेंसर, जिसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश के संरक्षण के लिए। संधारित्र मतलब कंडेंसर। आगे है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उच्च आवृत्ति में हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण होता है, क्यों? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के कारण। आगे ध्वनि उच्चावेग से कब गमन करती है? तो 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? तो 30 डिग्री सेल्सियस की आर्द्र वायु में। देखिए वैसे भी ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, ठीक है। ठोस में होता है। यहाँ पे एक बोल रहा है ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करेगी? जब 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु होगा। क्या होगा? जब 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु होगा, उसमें ध्वनि उच्च वेग से गमन करेगी। देखिए साबुन के बुलबुले के श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने में उनके रंग दिखाई पड़ने का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। यानी जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें अनेक रंगों का यहाँ पे मिश्रण होता है, वो अनेक रंग दिखाई देता है। इसके कारण प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। देखिए आगे सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन उसमें ज़्यादा होता है। सूर्यास्त के समय पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन उसमें ज़्यादा होता है। इसलिए ये सूर्यास्त का पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है। आगे ये इम्पोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। देखिए ये कार के हेडलाइट में परवालिक या पाराबोलिक अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ये दोनों अलग अलग। कार की हेडलाइट है और ये दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। और जो कार के हेडलाइट है उसमें पैराबोलिक, जिसको परवलयिक, ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं। पैराबोलिक अवतल दर्पण का यूज करते हैं, हिंदी में परवलयिक अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसमें? कार के हेडलाइट में। और दंत चिकित्सक होता है किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कार के हेडलाइट में पैराबोलिक अवतल दर्पण, और दंत चिकित्सक में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। देखिए तो हो गया कार के हेडलैम्प में यानी हेडलाइट में क्या परवलयिक यानी पैराबोलिक अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब अवतल दर्पण का यूज दंत चिकित्सक भी करते हैं, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है, ठीक है। आँख कान एवं नाक के डॉक्टर, वहीं दंत चिकित्सक हो गया। गाड़ी की हेडलाइट सर्च लाइट में इत्यादि में, गाड़ी की हेडलाइट सर्च लाइट में उसका यूज होता है। सोलर कुकर में भी यूज होता है। देखिए अवतल दर्पण सोलर कुकर में भी यूज होता है। हेडलाइट और सर्च लाइट में भी यूज होता है। ठीक है। सर्च लाइट में भी यूज होता है। बड़ी फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण है उसको दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया अवतल दर्पण। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का। देखिए ये कार के हेड लैम्प यानी कार के आगे वाला जो कार के जो साइड मिरर होगा कार के जो साइड मिरर होगा उसमें उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है एक छोटे से क्षेत्र में बना देता है।
बहुत दूर की जो वस्तु बहुत दूर यानी काफ़ी दूर जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बनाया जाता है। इस कारण ये गाड़ी के यानी साइड मिरर, जिसको रियर व्यू बोलते हैं, ठीक है, रियर व्यू मिरर, उसमें लगाया जाता है। ट्रक चालक है, किसी भी गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर की वस्तुओं का इमेज एक छोटे से क्षेत्र में बना देता है, ठीक है, इसलिए इसको बगल में यूज़ करते हैं। और हेडलाइट में वो उत्तल दर्पण जनरली पैराबोलिक होगा यानी परवलयिक होगा। ये दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का यूज करेंगे। कान नाक आँख डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट इत्यादि में, सोलर कुकर इत्यादि में बड़ी फोकस या दाढ़ी बनाने में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। देखिए ये 4-5 प्रकार हो गया जो अवतल दर्पण का यूज होगा, और उत्तल दर्पण का वहीं हो गया साइड मिरर सबसे अच्छा उदाहरण। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि इससे जुड़कर और भी फ्रेंड्स इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।